वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा डेटा सफिशिएंसी का एक्सरसाइज पार्ट 1 होने वाला है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेटा सफिशिएंसी की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया जाए। तो आज हम उसी के अगले पार्ट को एक्सरसाइज के तौर पे करने वाले हैं, जहां हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सफिशिएंसी, जिसे हिंदी में डेटा पर्याप्तता का परिचय कहा जाता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, प्रश्नों के प्रकार। तो सबसे पहला जो टाइप आएगा कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे कोडिंग डिकोडिंग आधारित समस्या कहते हैं। दूसरा ब्लड रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे रक्त संबंध आधारित समस्याएं कहते हैं। तीसरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे दूरी और दिशा आधारित प्रश्न कहते हैं। चौथा रैंकिंग एंड कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे रैंकिंग आधारित समस्याएं कहते हैं। पांचवा सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे बैठने की व्यवस्था आधारित समस्याएं कहते हैं। छठा पजल बेस्ड प्रॉब्लम, जिसे पजल आधारित समस्याएं कहते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा आधारित अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई छवि के मालिक हैं और कोई चिंता है, समस्या है, तो कृपया sathi@iit.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सफिशिएंसी। डेटा पर्याप्तता विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समस्याओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। ऐसी समस्याएं किसी उम्मीदवार के लिए नई और अज्ञात नहीं है। इस खंड में कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशाबोध परीक्षण, रैंकिंग परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, पदल आदि पर आधारित समस्याएं शामिल हैं। डेटा पर्याप्तता पर आधारित समस्याएं बहुत आसान होती हैं, फिर भी इसके लिए मानक विधि आवश्यक होती हैं, अर्थात दिए गए तथ्यों के समुच्चय से डेटा का तार्किक निष्कर्ष निकालना, उत्तर देना। एक विशिष्ट डेटा पर्याप्तता प्रश्नों में एक समस्या होती है, जिसके बाद कथन 1 और 2 या 3 होते हैं। इसमें डेटा या जानकारी होती है जो दी गई समस्या को हल करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी समस्याओं को हल करते समय हमें सटीक उत्तर खोजने की आवश्यकता होती है, बल्कि हमें यह विश्लेषण करना होता है कि दिए गए कथनों में दी गई जानकारी की मदद से समस्या हल की जा सकती है या नहीं। यह परीक्षण उम्मीदवार की उस क्षमता को परखने के लिए डिजाइन किया गया है कि वहां दी गई समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी का निर्धारण कर सके। उम्मीदवारों को स्थिति के साथ दी गई जानकारी से कुछ भी मान लेना नहीं चाहिए। प्रश्न और कथन में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी मान्य नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी का निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में एक प्रश्न और उनके नीचे दिए गए कथन 1 और कथन 2 होते हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। पहला, कोड भाषा में सी कैसे लिखा जाता है? तो कथन 1, होप टू सी यू को 3692 के रूप में लिखा जाता है। डू यू सी दैट को 1973 के रूप में लिखा जाता है। कथन 2, टू प्रे एंड होप को 0286 के रूप में लिखा जाता है। होप आई डू वेल को 5467 के रूप में लिखा जाता है। विकल्प पहला, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी का प्रश्न में उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि या तो केवल कथन 1 में दी गई जानकारी या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी भी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है सी का कोड क्या होगा, सी को कैसे लिखा जाता है। तो अब हम कथन 1 और कथन 2 को तुलना करेंगे किसमें सी का कोड दिया गया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कथन 1 से होप टू सी यू का कोड है 3692। डू यू सी दैट का कोड है
1973। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में C और U कॉमन होने के आधार पर हम C का कोड या U का कोड 3 और 9 निर्धारित करेंगे और कथन 2 के आधार पे हम टू प्रे एंड होप 0286 और होप आई डू वेल में से 5467 में से समीकरण 3 और 4 में से होप का कोड 6 हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से सी का कोड दोनों कथनों में से निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सी का कोड एक बार 3 आ रहा है और सी का कोड एक बार 9 आ रहा है। तो निश्चित आंसर न आने की वजह से हम ये बोलेंगे कि अतः दोनों कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हैप्पी को कोड भाषा में कैसे लिखा जाए। तो कथन 1 में पूछा दिया गया है कि हैप्पी टुडे को की नी क्यू और टुडे हैप्पी डे को की जॉय नी लिखा जाता है। कथन 2 में आई प्ले को क्यूआ पा लिखा जाता है। इसमें विकल्प दिए गए हैं 5। यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा विकल्प, यदि कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमसे पूछा गया हैप्पी का कोड क्या होगा। तो अब हम समाधान में देखेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले कथन में आई हैप्पी टुडे को की नी क्यों कहा गया है और टुडे हैप्पी डे को बोला गया की जो नी। तो यहाँ पे हैप्पी के साथ साथ हमारा टुडे भी कॉमन आ रहा है, हैप्पी के साथ साथ टुडे भी कॉमन आ रहा है। तो हैप्पी का कोड की भी हो सकता है, नी भी हो सकता है। और दूसरे कथन में आई प्ले को क्यू पा कहा गया। तो स्पष्ट रूप से दोनों डेटा में से हम हैप्पी का कोड निर्धारित नहीं कर सकते। क्योंकि हैप्पी का कोड की नी में से कौन सा कंफर्म होगा हम ये ज्ञात नहीं कर सकते। अतः दोनों कथनों में से दिए गए डेटा का एक साथ पर्याप्त नहीं है। तो दोनों कथनों को मिलाने पर भी हम ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि हैप्पी का कोड नी और की में से क्या होगा। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 4 होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में 5 दोस्त ए बी सी डी और ई में से जो एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं, ए के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। कथन पहला, ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। कथन दूसरा, बी सी का तुरंत पड़ोसी है। पहला विकल्प, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले या कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कथन में कि ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है वो डी के दाईं ओर 1, 2 और 3 तीसरे स्थान पर बैठा है। बी डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। बी जो है वो डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो बचा कौन, ए और सी। तो ए और सी यहाँ पे ऑब्लिक में बैठेंगे, या तो यहाँ पे ए बैठेगा या सी बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा या सी बैठेगा। तो इन दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं बैठ सकता। दूसरे कथन के आधार पे बी सी का तुरंत पड़ोसी है, तो बी सी का तुरंत पड़ोसी है। तो एक बार सी यहाँ पे भी हो सकता है, एक बार सी यहाँ पे भी हो सकता है। अब प्रश्न पूछा गया है कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है।
तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों फिगरों में से ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं कर पा रहे, तो अब हम दोनों कथनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जब दोनों कथनों को मिला देंगे तो उसके आधार पर हमारा ये फाइनल अरेंजमेंट होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ई जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, और बी सी का तुरंत पड़ोसी है। हम देख पा रहे हैं बी सी का तुरंत पड़ोसी, और फाइनली यहाँ पे ए आ गया। तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो हम देख पा रहे हैं ए के ठीक बाईं ओर ई बैठा हुआ है। तो स्पष्ट रूप से ई ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों में दी गई जानकारी आवश्यक है। मतलब दोनों कथनों को मिलाने पर ही हम ये बता पाएंगे कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा, क्योंकि 5वें विकल्प में दिया गया है कि दोनों कथनों को मिलाने पर ही उत्तर दिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कोड भाषा में मैंगोस के लिए कोड क्या है। तो कथन 1, उस कोड भाषा में टी ली पा ना का अर्थ है यू ईट मैनी एंगोज, और ली ना डा का अर्थ है यू सेल मैंगोज। कथन 2, उस कोड भाषा में जी ना सी ला ले का अर्थ है दे ईट बनानास एंड मैंगोज, और ने डे ली ला का अर्थ है हु अदर्स ईट बनानास। तो यहाँ पहला विकल्प है यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले या कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें बताना है कि मैंगो का कोड क्या होगा। तो अब हम समाधान में देखेंगे। पहले कथन के आधार पे टी ली पा ना का कोड है यू ईट मैनी मैंगोज, और ली नी डा का कोड है यू सेल मैंगोज। तो हम देख पा रहे हैं यू और मैंगोज दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यू और मैंगोज दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंगो का कोड ली भी हो सकता है और ना भी हो सकता है पहले स्टेटमेंट के आधार पे। अब दूसरे स्टेटमेंट के आधार पर देखा जाए, जी ना सा ले ली का कोड है दे ईट बनानाज एंड मैंगोज, और अगले स्टेटमेंट में नी डी ला ली का कोड है हु अदर्स ईट बनाना। तो यहाँ पे ईट और बनाना कॉमन आ रहा है, ईट और बनाना कॉमन आ रहा है, तो इस आधार पे मैंगो का कोड यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो दोनों कथनों से मैंगो का कोड निर्धारित नहीं किया जा सकता, अतः दोनों कथनों में दी गई जानकारी एक साथ पर्याप्त नहीं है। तो दोनों कथनों को मिलाने पर भी हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि मैंगो का कोड ली और ना में से क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा, क्योंकि दोनों विकल्पों को मिलाने पर भी हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कोड भाषा में डॉलर का कोड क्या होगा। कथन $5 #3 का अर्थ है फ्लावर्स आर रियली गुड। कथन 2 में 7 #35 का अर्थ है गुड फ्लावर्स आर अवेलेबल। तो पहला ऑप्शन, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों ही जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें बताना है कि डॉलर का कोड क्या होगा। तो हम पहले कथन में देखें तो $5 #3
को फ्लावर आर रियली गुड से लिखा गया और दूसरे कथन में 7-35 को गुड फ्लावर्स आर अवेलेबल लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं दोनों कथनों में #3 कॉमन है। तो #3 कॉमन होने की वजह से हैश का कोड फ्लावर भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, लेकिन डॉलर का कोड दोनों कथनों में से डॉलर का कोड निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों कथनों में दी गई जानकारी का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक जगह डॉलर ही आ रहा है और दूसरे कथन में डॉलर आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि डॉलर का कोड क्या है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 4 होगा, क्योंकि दोनों कथनों को मिलाने पर भी उत्तर नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में 5 बच्चे M, N, O, P और Q एक पंक्ति में बीच में कौन खड़ा हुआ है? तो कथन 1 M, N के ठीक दाईं ओर है और P, N के ठीक बाईं ओर है। कथन 2 P पंक्ति के सबसे बाईं ओर है। तो पहला विकल्प यदि कथन केवल में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। तीसरा, यदि केवल कथन 1 में या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें बताना है कि पंक्ति के बीच में कौन खड़ा है। तो जैसा कि हम पहले कथन में देख पा रहे हैं, M N के ठीक दाईं ओर है। M जो है N के ठीक दाईं ओर है और P N के ठीक बाईं ओर है। P जो है N के ठीक बाईं ओर है और M N के ठीक बाईं ओर है। तो बचा कौन? Q और O। तो Q और O इस तरह से ऑब्लिक में बैठ जाएंगे। तो प्रश्न पूछा गया है कि बीच में कौन बैठा है, तो हम बता पा रहे हैं बीच में M बैठा हुआ है। और दूसरे कथन के आधार पर देखा जाए तो P पंक्ति के सबसे बाईं ओर बैठा है। P पंक्ति के सबसे बाईं ओर बैठा है, तो दूसरे कथन के आधार पे और कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो इस वजह से केवल यहाँ पे क्या होगा, कथन 1 से स्पष्ट रूप से हम M के बीच में बैठा हुआ है। अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों में से दी गई जानकारी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर 5, विकल्प 5, क्योंकि दोनों कथनों के आधार पर हम ये बता पाएंगे कि बीच में कौन बैठा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कोड भाषा में कौन सा शब्द दे का मतलब है। कथन पहला, रा पाक लेनू का मतलब है आई हैव पेन्स और पाक रेस टैप का मतलब है दे हैव पेन्स। कथन 2, किप रेस टन का मतलब है बॉयज हैव काऊ और सिन टैप रेस का मतलब है दे हैव एग्स। तो पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि या तो केवल कथन 1 में या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दे का कोड हमसे पूछा गया। तो पहले कथन के आधार पे रेस पाक लेमन का कोड है आई हैव पेन और फिर पाक रेस टैप का मतलब है दे हैव पेन। तो यहाँ पे हैव और पेन कॉमन हो जाएगा। तो इसके आधार पे टैप का कोड यहाँ पे दे हो जाएगा और दूसरे कथन के आधार पे किप रेस टुम का कोड है बॉयज हैव काऊ और सिन टैप रेस का कोड है दे हैव एग। तो हैव कॉमन होने के आधार पे यहाँ पे हम
दूसरे कथन के आधार पर हम ये नहीं बता पाएंगे कि दे का कोड क्या होगा, लेकिन पहले कथन के आधार पर हम बता पाएंगे कि दे का कोड टैप होगा। तो इसके आधार पे इसलिए कथन 1 में दिए गए डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिए गए डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 1 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, क्या एक्स वाई की पत्नी है? कथन 1, एक्स की बेटी एम और आई की एकमात्र बहन है, आर वाई का बेटा है, तो वाई की माँ का केवल एक पोता आर है। तो यहाँ पे हमें 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया था क्या एक्स वाई की पत्नी है, तो अब हमें फैमिली ट्री बनाना होगा दोनों कथनों का। तो जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे, पहले कथन में एक्स की बेटी एम की एकमात्र बहन है और आर वाई का बेटा है। तो पहले कथन के आधार पे हम ये एक्स का जेंडर नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि एक्स मेल है कि फीमेल। तो यहाँ पे एक्स वाई की पत्नी है, तो हम पहले कथन से ज्ञात नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरे कथन को देखा जाए, वाई की माँ का केवल एक पोता आर है, वाई की माँ का केवल एक पोता आर है, तो दूसरे कथन के आधार पर भी हम एक्स का लिंग निर्धारित नहीं कर पा रहे। अतः दोनों कथनों में दी गई जानकारी मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 4 होगा, क्योंकि पहले कथन में एक्स तो दिया है लेकिन एक्स का जेंडर ही नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन दूसरे कथन में एक्स दिया ही नहीं गया। तो जब एक्स दिया ही नहीं गया तो इस आधार पर हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि एक्स वाई की पत्नी है। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही विकल्प 4 होगा, क्योंकि दोनों कथनों को मिलाने पर भी हम ये नहीं ज्ञात कर पाएंगे कि एक्स वाई की पत्नी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि श्रेया किस दिशा की ओर मुख कर रही है। तो पहला कथन, यदि अभय जो वर्तमान में पश्चिम की ओर मुख करके कर रहा है अपनी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है, तो वह उसी दिशा की मुख करेगा जिस दिशा की ओर श्रेया का मुख है। दूसरा कथन, यदि अंजलि जो वर्तमान में पूर्व की ओर मुख करके खड़ी अपनी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ती है, तो वह उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में मुख रहेगी जिस दिशा की ओर श्रेया का मुख रहेगा। तो यहाँ 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि श्रेया का मुख किस दिशा में है। तो पहले कथन के आधार पर देखें, यदि अभय जो वर्तमान में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यदि वह अपनी बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है तो वो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, तो वह उस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है जिस दिशा की ओर श्रेया का मुख है। तो पहले कथन के आधार पर श्रेया का मुख हम ज्ञात कर सकते हैं कि वो दक्षिण दिशा में। दूसरे कथन के आधार पर यदि अंजलि जो वर्तमान में पूर्व दिशा की ओर मुख कर रही है और अपने बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ती है, तो वह उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में करेगी जिस दिशा में श्रेया का मुख है। तो यहां से भी हम श्रेया का मुख बता पाएंगे कि दक्षिण दिशा में है।
तो कथन 1 और कथन 2 से स्पष्ट रूप से श्रेया दक्षिण दिशा की ओर आ रही है, तो स्पष्ट रूप से श्रेया दक्षिण दिशा की ओर देखी जा रही है। अतः कथन 1 और कथन 2 में से किसी एक में से दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस वजह से यहाँ पे जो प्रश्न का सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा, क्योंकि दोनों ही विकल्पों से हमारे आंसर निकल के आ रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पे या तो आइदर 1 या आइदर 2, मतलब तीसरा विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया, क्या टी क्यू की दादी है? कथन 1, पी क्यू की माँ है, क्यू आर का बेटा है और आर टी का बेटा है। कथन 2, एल एन का पिता है और एन टी की बेटी है। तो पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, क्या टी क्यू की दादी है? तो जैसा कि हम पहले कथन के आधार पर देख पा रहे, पी क्यू की माँ है और क्यू आर की बेटी है और आर टी का बेटा है। तो पहले कथन के आधार पर टी का लिंग निर्धारित ना होने की वजह से हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि क्या क्यू टी की दादी है। ठीक है। और दूसरे कथन के आधार पर एल एन का पिता है और एन टी की बेटी है, तो एन टी की बेटी है। तो यहां पे ये निर्धारित हो जाएगा कि अगर एल एन का पिता है और एन टी की बेटी है, तो एल टी का पति है और टी एल की पत्नी है। तो क्योंकि टी का लिंग नहीं ज्ञात है, अतः दोनों कथनों में दी गई जानकारी एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दूसरे कथन में क्यू नहीं दिया है और दोनों कथनों को मिलाने पर भी हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि क्यू क्या टी की दादी है। तो दोनों ही विकल्प हमारे क्या होते हैं, गलत है। तो दोनों ही विकल्पों से हम आंसर नहीं निकल पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एफ का पी से क्या संबंध है? पहला कथन, पी की 2 बहनें एम और एन है। कथन दूसरा, एफ की मां एम के पिता की बहन है। तो पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 या कथन 2 में से किसी एक में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, तो यहाँ पे हम देख पा रहे पहले कथन के आधार पर पी की 2 बहन एम और एन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे पी की 2 बहन एम और एन है। और दूसरे कथन के आधार पे एफ की माँ एम के पिता की बहन है। एफ की माँ एम के पिता की बहन है। तो पहले कथन के आधार पर एफ का पी से क्या संबंध है ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कथन दूसरे से अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों में से दिए गए डेटा की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दोनों कथनों को मिलाने पर हम ये बता पाएंगे कि एफ पी का बहन है। तो यहाँ पे दोनों कथनों को मिलाने पर ही हम ज्ञात कर पाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 12,
एक 6 मंजिला इमारत जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। भूतल को 1 नंबर दिया गया है, उसके ऊपर की मंजिल को 2 नंबर दिया गया और इसी तरह तीसरी मंजिल खाली है। इमारत में विभिन्न लोग रहते हैं, जैसे पी, क्यू, आर, एस और टी प्रत्येक अलग-अलग मंजिल पर रहते हैं। और टी किस मंजिल पर रहता है? कथन 1, एस उस मंजिल के बीच में रहता है जिस पर आर और टी रहते हैं। कथन 2, टी की मंजिल और क्यू की मंजिल के बीच 2 मंजिलें हैं। पहला कथन, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि केवल कथन 1 या केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। पांचवां, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं एस उस मंजिल के बीच में रहता है जिसमें आर और टी रहते हैं। तो एस उस मंजिल के बीच में रहता है जिसमें आर और टी रहते हैं। टी की मंजिला क्यू की मंजिलों के बीच 2 मंजिलें हैं। टी की मंजिला और क्यू के मंजिलों के बीच 2 मंजिलें। तो टी किस मंजिल पर रहता है? तो स्पष्ट रूप से हम बता पा रहे हैं कि टी चौथे मंजिल पर रहता है। तो स्पष्ट रूप से टी चौथे मंजिल पर रहता है, अर्थात दिए गए दोनों कथनों के डेटा मिलाकर उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो मतलब दोनों कथनों के आधार पर ही हम बता पाएंगे कि टी चौथे मंजिल पर रहता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया कि डी के कितने बेटे हैं? पहला कथन, ए के पिता के 3 बच्चे हैं। दूसरा कथन, बी ए का भाई है और डी का बेटा है। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। तीसरा, यदि कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारियों में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ मिलाकर आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो अब हमें बताना होगा कि डी के कितने बेटे हैं। तो जैसा कि हम पहले कथन के आधार पर देख पा रहे हैं, ए के पिता के 3 बच्चे हैं। तो यहाँ पे एक और खुद ए और ये। फिर दूसरे कथन में बी ए का भाई है, बी ए का भाई है और डी का बेटा है। तो यहाँ पे हम बता पा रहे हैं कि डी के कितने बेटे हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों कथनों को स्पष्ट रूप से ए और बी डी के बच्चे हैं, लेकिन ए और डी का लिंग ज्ञात नहीं है और डी के तीसरे बच्चे के बारे में जानकारी नहीं। इसलिए दोनों कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि दोनों फिगरों को अगर मिला भी दिया जाए तो हम ये नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि डी के कितने बेटे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 4 दोस्त ए, बी, सी और डी में से जो उत्तर की ओर मुख करके एक सीधे रेखा में बैठे हैं, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? कथन 1, ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और सी बी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। कथन दूसरा, सी ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए एक छोर पर बैठा है, डी रेखा के छोर पर नहीं बैठा है। पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा, यदि दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और सी और बी तत्काल पड़ोसी नहीं है। सी और बी तत्काल पड़ोसी नहीं है। फिर बोला गया है दूसरे कथन में सी ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी ए के ठीक बाईं ओर बैठा है और ए एक छोर पर बैठा है, डी रेखा के छोर पर नहीं बैठा है। तो प्रश्न पूछा गया है कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। बी के ठीक दाईं ओर डी बैठा है, यहाँ पे भी बी के ठीक दाईं ओर डी बैठा है। तो कथन 1 हो या कथन 2 हो, स्पष्ट रूप से बी जो है वो डी के तुरंत बाईं ओर ठीक बैठा हुआ है। स्पष्ट रूप से डी बी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 में किसी एक में दी गई जानकारी पर्याप्त है। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा, क्योंकि दोनों से ही आंसर आ रहा है। तो जब भी दोनों से आंसर आएगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बिंदु ए बिंदु बी से किस दिशा में है। तो कथन 1 में यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है और 2 लगातार दाएं मुड़ता है और प्रत्येक 4 मीटर चलने के बाद तो बिंदु सी पर पहुंच जाएगा, तो बिंदु बी में 8 मीटर की दूरी पे है। कथन 2 बिंदु डी बिंदु ए से 2 मीटर पूर्व की ओर और बिंदु बी से 4 मीटर पश्चिम की ओर है। यहाँ पे विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले या कथन 2 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें कि बिंदु ए बिंदु बी से किस दिशा में है। तो जैसा कि हम पहले कथन के आधार पर देख पा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है और 2 लगातार बार दाएं मुड़ता है, प्रत्येक बार 4 मीटर चलता है, तो बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी किस दिशा में है और जो बिंदु बी से 8 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ बी की स्थिति निर्धारित नहीं है, तो पहले कथन के आधार पे हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे कथन के आधार पे अगर हम देखें, बिंदु डी और बिंदु ए 2 मीटर पूर्व की ओर, बिंदु बी से 4 मीटर पश्चिम की ओर है, तो स्पष्ट रूप से बिंदु ए और बिंदु बी पश्चिम में है। तो इसलिए कथन 2 में दिए गए डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, जबकि कथन 1 में दिए गए डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बिंदु बी से किस दिशा में, तो बिंदु ए बिंदु बी से पश्चिम दिशा की ओर। इस फिगर में हम डायरेक्टली यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 2 होगा, क्योंकि बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम दिशा की ओर है। तो इसका सही विकल्प विकल्प 2 होगा। धन्यवाद।